आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, एंड दिस आर इंटर रिलेटेड सम हाउ। वर्क क्या होता है? वर्क क्या है? इफ अ बॉडी गेट डिस्प्लेस व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट, मतलब जब ये कोई बॉडी है मान लो, ठीक है, इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कब हुई? जब मैंने अपने हाथ से इस पे फोर्स लगाया बाहर से, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी कि इस बॉडी ने क्या किया, वर्क डन कर लिया। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है फोर्स लगाने के बाद, तो हम कहेंगे कि उसने वर्क डन किया। वर्क जो होता है इसको हम मेजर करते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ अ बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो अगर कोई एक बॉडी है वो एफ डिस्प्लेस हुई और एफ फोर्स उस पर लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस कोस थीटा। थीटा यहाँ पर एंगल है फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ठीक है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो डब्ल्यू एफ एस के इक्वल होगा, क्योंकि फोर्स और डायरेक्शन जो है अगर सेम डायरेक्शन में है तो एफ एस के इक्वल होगा। अगर वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो उस केस में वर्क जीरो हो जाता है। तो अगर वर्क जीरो हो गया तो cos थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है। फॉर सच केस, इन दिस केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो होगा। वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और ऐसा यूनिट इसकी जूल होती है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क। तो इसमें आपको वर्क समझ आ गया क्या होता है और इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये देख लेना कि अगर पूछ लिया जाए कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क क्या होगा, तो आपको ये दोनों दे देंगे ऑप्शन में, तो आपको ये टिक करना है। क्लियर हो गया? बाकी ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी। एनर्जी क्या है? किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है। तो दोनों आपस में रिलेशन है ना इनका, कि काम करने के लिए जो कैपेसिटी है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट भी जूल होती है। वर्क की भी जूल होती है और एनर्जी की भी जूल होती है। एनर्जी जो है किसी भी बॉडी में डेवलप होती है किस वजह से, वर्क डन होने की वजह से, और इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। मतलब अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसने वर्क डन किया तो उसमें जैसे ये थी मेरे पास, इसने डिस्प्लेस हो गया तो इसने वर्क डन किया। अब ये जो इसने वर्क डन किया इसमें जो एनर्जी डेवलप हुई उसको मैं कहूंगी कि ये मैकेनिकल एनर्जी थी। ठीक है। और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो टू टाइप्स की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। ठीक है। एक बार अभी इतना समझो, एक बार फिर बताती हूँ मैं आपको ये। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस वजह से आती है? मोशन की वजह से आती है। ऐसा समझो कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर एक होती है छुपी हुई एनर्जी, ठीक है, जो उसके अंदर ही होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। एनर्जी ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग और एनर्जी ऑफ वाटर कलेक्टेड एट अ हाइट, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इन अ वॉच, ये सारी एनर्जी क्या होती है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी होती हैं, जो कि पोजीशन की वजह से डेवलप होती हैं। ठीक है। और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड वो किसके इक्वल होती है? mgh के इक्वल होती है, वेयर m इज द मास, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है आपने, हाफ mv स्क्वायर होता है, वेयर m इज द मूविंग विद m इज द मास, v इज द स्पीड, एंड इसके एग्जाम्पल सम गिवन है आपको। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। हमने पढ़ा वर्क क्या होता है, उसका फॉर्मूला, फिर देन एनर्जी क्या होती है। एनर्जी की टू टाइप्स होते हैं। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो एनर्जी है ना
उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। When energy is utilized in one form, equal amount of energy is produced in other form. मतलब एक फॉर्म में अगर जितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई उतनी ही दूसरे में प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी है यूनिवर्स की वो हमेशा सेम रहती है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है। अगर हम एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकें, ठीक है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, बट द टोटल एनर्जी सेम रहती है, ठीक है। ये एग्जांपल है किसका, कि हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। सम इक्विपमेंट्स यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी। हमने बोला कि ना हम इसको बना सकते, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, बट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये सारे एग्जांपल आपको गिवन है। जैसे कि माइक्रोफोन है, उसमें क्या होता है, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कैंडल है, ठीक है, कैंडल में जो है वो कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है, तो केमिकल इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। तो ये एक बार आप लोग पढ़ लेना इनको अच्छे से, ठीक है, यहाँ से में भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है पीस मतलब हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास वो होती है हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होती है। और हमें पता है कि जो मोमेंटम है वो p इज इक्वल्स टू mv होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू पुट करूँ mv तो कर सकती हूँ, बट एक m कम है यहाँ पे। अगर मुझे p स्क्वायर बनाना है तो एक m कम है यहाँ पे, तो मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगी और m से ही डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर ऊपर क्या बन गया, m स्क्वायर v स्क्वायर बन गया, ठीक है, और नीचे बन गया m। तो इसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ p, तो ये बन गया हाफ p स्क्वायर बाय m। सो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दे रखा है p स्क्वायर बाय 2m। क्लियर हो गया, तो दिस इज द रिलेशन। एंड तो हमने अपने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली। अब लास्ट बचा है विच इज पावर। तो पावर देखते हैं क्या होते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी काम को किस रेट से हम लोग कर रहे हैं, दैट इज पावर, ठीक है। तो देखो हमने वर्क पढ़ा, वर्क क्या है, फिर जो उसको वर्क को करने की जो कैपेसिटी है उसको तो हम एनर्जी बोलते हैं, और जिस रेट से वो वर्क हो रहा है उसको हम पावर बोलते हैं। दोनों वर्क से ही रिलेटेड है। इफ द एजेंट डज W वर्क इन अ टाइम t, देन पावर ऑफ एजेंट विल बी W बाय t। तो ये फॉर्मूला होता है इसका। SI यूनिट जो है इसकी वॉट होती है, नेम एज ए रिस्पेक्ट टू द साइंटिस्ट जेम्स वॉट, इनके नाम पे इसकी यूनिट पड़ी थी। तो बाकी ये वॉट जो है वो जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है। 1 किलो वॉट जो है वो 10 की पावर 3 वॉट के इक्वल होता है। तो ये सारा कन्वर्जन देख लेना कि क्या किसके इक्वल होता है, ठीक है। इसमें समझाने का तो कुछ भी नहीं है। फिर ये सारी जो हैं यूनिट्स हैं पावर की, और ये सारी जो हैं यूनिट्स हैं वर्क और एनर्जी की, ठीक है, इनको देख लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ग्रेविटेशन करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट बात कि थ्योरी पढ़नी नहीं है, थ्योरी जस्ट समझनी है, ठीक है, कि हाँ ये होता है इसमें। बाकी आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आप लोगों को MCQ से पता चलेगा। तो प्लीज़ MCQ जो मैं मतलब साइड बाय साइड में MCQ की वीडियोस भी डाल रही हूँ, उनका जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी।
तो ये करने के बाद आप लोग वो जरूर देखना, वहीं से आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप के MCQs जो है वो एग्जाम में बनते हैं। एट द एंड हमारा मेन फोकस तो एग्जाम ही है ना, तो थ्योरी तो हम जितनी मर्जी पढ़ सकते हैं, मोटी मोटी कितनी मर्जी बुकें पढ़ लो, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा देखना है। सो MCQ ज़रूर कर लेना। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।